एडू शाखा। आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले मैंने इस चैप्टर पे एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिस्कस किया है लाइट क्या होता है, साथ ही साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और स्फेरिकल मिरर के द्वारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो है किस तरीके से इमेज बनता है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे शुरुआत करते हैं, क्या होता है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, ये हमें बताता है रिलेशन किसके बीच में, फोकल लेंथ, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। फोकल लेंथ के बीच में और साथ ही ऑब्जेक्ट जहां रखा गया है, मिरर से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और मिरर से इमेज जहां बनता है वहां तक की जो दूरी होती है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो है मिरर फॉर्मूला से हमें पता चलता है। अब देखो, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने जो देखा था जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कि आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख सकते हो। जैसे कॉनकेव की बात करें तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, या फोकस पर, या फिर फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हम रख सकते हैं। तो इन छह जो डायग्राम्स हैं, छह जो इमेज डायग्राम है, इनकी मदद से हम जो है मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो इन्हीं में से हम कोई उठा लेते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट जो रहा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, थोड़ा सा दूर। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, तो क्या करते हैं, एक पैरेलल रे लेके आएंगे। ये जो पैरेलल रे आता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास कहां से करेगा, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये पास करता है फोकल लेंथ से। वैसे ये गुजर गया, इधर से आया, रिफ्लेक्ट हो गया। एक और रे लाएंगे जो फोकस से पास करे, तो ये रे जो है ये फोकस से पास कर रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, तो ये सीधे हो गया। तो इस तरीके से दो रे की मदद से हमने क्या देखा है, इमेज जो बन रहा है वो यहां बन रहा है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज। जो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स के जो रेशियो होंगे ना वो भी सिमिलर ही रहेंगे। तो चलो इसको नाम देते हैं। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये है ए बी, जो इमेज बन रहा है इसको नाम देते हैं ए डैश और बी डैश। सबसे पहले देखते हैं एक ट्राइंगल एफ ए बी, ये वाला ट्राइंगल, और मान लो जो ये इमेज है ना इसको यहां से मैं शिफ्ट करके एकदम पोल के पास लेके आ जा रहा हूं, यहां पे बना दिया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एम और एन, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं दो ट्राइंगल्स के बीच में। किन दो ट्राइंगल्स के बीच में, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल एफ एम एन। इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी एफ, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो ये दोनों हमको देखेंगे, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और जब ट्राइंगल सिमिलर होता है, एक जैसा लग रहा है, ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में अंतर होता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या हो गया ना कि जो साइड्स है और जो एंगल्स है दोनों ट्राइंगल्स के वो सेम रहेंगे, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है ट्राइंगल का वो सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात करें तो जरूरत नहीं है कि सेम रहेगा, बस ट्राइंगल सिमिलर है, एक जैसा दिख रहा है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल है वो एक जैसा दिख रहा है, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर लगाएं हम ए बी, इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड बटे एम एन किसके बराबर है, तो इसका बेस उठाते हैं। बेस क्या है, ए से लेकर एफ तक, बाय इसका बेस क्या है। अब देखो मान लो जो पोल है और ये एकदम सेम ही है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे हम एफ एम, लेकिन पोल और एम के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ पी, ठीक। अब देखिए अगर आपको ए एफ निकालना है तो यहां से मिरर से लेकर यहां तक की जो दूरी, जहां पे ऑब्जेक्ट है, मिरर से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वहां से यहां तक की जो दूरी वो क्या कहलाएगा, u। तो अगर हमको AF चाहिए तो क्या करें, इस पूरे U में से क्यों ना F को माइनस कर दें, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, जिसको F से दर्शाते हैं। तो अगर हमको AF चाहिए तो U में से अगर F घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर U में से F घटाएंगे। यहाँ पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा, क्या, अगर मिरर है तो मिरर से पोल की तरफ से अगर लेफ्ट साइड आते हो तो सब चीजें जो है नेगेटिव,
पोल से अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो सब चीजों का जो वैल्यू रखोगे पॉजिटिव में लोगे। अगर पोल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पोल से अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो पोल के अनुसार हमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना होता है। तो देखो पोल के अनुसार अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें तो क्या है, इस साइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस यू। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वाला लेंथ है और एक छोटा वाला लेंथ, और हमको चाहिए ये वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो माइनस यू माइनस माइनस एफ, क्या माइनस किया, एफ बटे पी एफ। अब यहां से यहां तक का दूरी क्या कहला रहा है, वो तो फोकस है, तो यहाँ पे माइनस है। सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस एफ बाई माइनस एफ। तो ये हो गया इन दो ट्राइंगल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको हम फिर से थोड़ा देर के लिए बिठाते हैं इसको। ताकि ज्यादा पूरा जो है ना यहाँ पे घौच पौच ना हो जाए, इसलिए बस मिटा रहे हैं। अब देखिए, तो एक तो हमने ये दोनों ट्राइंगल देखा। अब यहाँ पे फिर से दो ट्राइंगल उठाते हैं। किन दो ट्राइंगल को, मान लो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो नीचे तो m का m रहेगा, ऊपर मान लेते हैं n डैश, क्योंकि यहाँ पे n था तो यहाँ पे n डैश ले लिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस ट्राइंगल के बारे में और ये दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल a डैश, यहाँ पे a डैश था, a डैश b डैश f एंड ट्राइंगल m n डैश f। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एम एन डैश जो होगा बटे इसमें इधर वाला, इसमें ये वाला ए डैश, और साथ ही साथ जो है ए डैश क्या लिखा है, ए डैश और बी डैश, दिस इज इक्वल टू। अब देखो एम एन डैश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एम एन डैश और ये हो गया। अब लेते हैं बेस, यहाँ पे बेस क्या है, तो वहां पे हम बेस ले सकते हैं एफ पी, बट इसका बेस क्या है, ए डैश एफ। ठीक है, दोनों का यहाँ पे इसका रेशियो इसका इक्वल टू ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो बस वो पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या पी एफ क्या है, तो पी एफ की वैल्यू क्या है, वो तो फोकल लेंथ ही है, तो माइनस एफ बटे ए डैश एफ। अब सोचो आपको चाहिए ये वाला लेंथ। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये दूरी क्या है, यहाँ पे इमेज बना है, तो असल में ये दूरी v है, ये दूरी v है। अगर v में से f को घटा देंगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा a डैश f। अगर हम जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगर v है तो v में से अगर मैं f माइनस कर दूंगा तो ये वाला a डैश f आ जाएगा। तो a डैश f कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए लेंगे माइनस v माइनस माइनस एफ। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एफ बाई माइनस बी प्लस एफ। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अच्छा, ए एम है ए बी बटे एम एन। अगर आप ध्यान दोगे तो एम एन किसके बराबर है, एम एन ए डैश बी डैश के बराबर ही है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बाई ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे देखो एम एन डैश, एम एन डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी। तो ए बी बाई ए बी डैश इतना इक्वल ए बी बाई ए बी डैश इसके बराबर है, तो दोनों तो इक्वल ही हैं, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों को इक्वल कर देंगे तो माइनस यू प्लस एफ बाई माइनस एफ, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस वी प्लस एफ। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले u को उठाओ, u को v के साथ किया तो दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा u v। फिर माइनस u को f के साथ किया तो माइनस u f, फिर f को माइनस v के साथ माइनस v f, और फिर f इंटू एफ एफ स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा f इंटू एफ स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बराबर हो गया f स्क्वायर के। ठीक है, अगर एफ स्क्वायर को हम उधर ले जाएं तो कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू शून्य, एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर जीरो हो गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या करें, इस पूरे को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यू वी एफ के साथ,
तो जब यूवीएफ के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो जैसे ही पूरे इक्वेशन को यूवीएफ के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन गया यूवी बाई यूवीएफ माइनस, इसको उधर लेके चले जाते हैं, दोनों ही जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यूएफ बाई यूवीएफ प्लस वीएफ बाई यूवीएफ। तो यहाँ पर सबको जो यूवीएफ से डिवाइड कर दिया, यूवी से यूवी कट गया, यहाँ पर यूएफ यूएफ कट गया, वीएफ वीएफ कट गया, बचा क्या 1 बाई एफ, दिस इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। ये जो इक्वेशन हमको मिला, ये जो फॉर्मूला मिला, इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ध्यान रखिए जब भी न्यूमेरिकल बनाना है तो न्यूमेरिकल के समय हमें जो है साइन कन्वेंशन का खास ख्याल रखना है। अगर ऑब्जेक्ट जो है मेनली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। इस तरह इमेज डिस्टेंस कहाँ बन रही है ध्यान रखिए। अगर जो है उस साइड बनेगा, अगर मान लो यहाँ पर जो है मिरर है और मिरर के कुछ भी चीज़ें अगर लेफ्ट साइड है तो वो नेगेटिव कंसिडर की जाती हैं, मिरर के कुछ भी चीज़ें अगर राइट साइड है तो वो जो है पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर जो है इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड है यहाँ पे इमेज का हाइट हम नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना होता है साइन कन्वेंशन के बारे में भी। तो जब भी फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक शब्द मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? जैसे कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सुना होगा। क्या करता है मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें तो जैसे आप कुछ भी चीज़ों को देखते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आपको बड़ा दिखाई देता है। तो मैग्नीफाइंग किसी भी चीज़ को, मैग्नीफाइंग ग्लास में किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करता है, बड़ा कर देता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप मिरर में या लेंस में किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट के बराबर ही है। मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका जो साइज है इमेज का वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, या जो भी है। तो ये हम कैसे निकालते हैं मैग्निफिकेशन, देखते हैं जरा इसके बारे में। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ, ठीक है, और ये होता है तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या होता है, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m हो गया hi बाई h हो, साथ ही साथ ये बराबर होता है माइनस v बाई u के भी। v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट करता है कि जो इमेज बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो रियल है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब है इमेज फाउंड इज रियल, जो इमेज बना है वो रियल इमेज है। और अगर मैग्निफिकेशन जो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है इमेज जो बना है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो ये चीज है तो यहाँ पे, और ये v बाई यू के बराबर होता है। तो मैग्निफिकेशन हो गया hi बाई ho इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब देखते हैं जरा मैग्निफिकेशन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसके बारे में। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो, हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो 5 सेंटीमीटर का इमेज बना, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बना। अगर कॉन्केव मिरर है तो कब हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलता है, तो अब ये तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो सेम रहता है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन है 5/5 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5/5, तो ये हो गया 1। तो इस केस में क्या दिखाई दे रहा है, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होता है। कब, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। अगर सपोज करो हाइट ऑफ इमेज जो है ये तो 5 है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये 2 है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज जो है बड़ा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 5/2 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये लगभग जो है 2.5 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन 1 है।
तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी केस का हम उल्टा कर दें, जैसे कि हाइट ऑफ इमेज कर दिया हमने 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो गया ये 5 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, डिवाइड करोगे तो ये लगभग 0.4। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन जो है 1 से कम है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इन दैट केस हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन के 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। मैग्निफिकेशन अगर 1 आता है तो ये क्या दर्शाता है, तो मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है बड़ा इमेज दिख रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो मतलब क्या हुआ कि इमेज छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है हाइट ऑफ इमेज जो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 केसेस हमको जो है मैग्निफिकेशन देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन का नहीं लिया मैंने। नेगेटिव साइन मेनली ये नहीं है कि जैसे अगर मान लो माइनस कर दोगे तब तो ये क्या बन जाएगा, ये -2.5, तब तो ये और छोटा 1 से छोटा हो गया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मेनली वो वैल्यूज के लिए नहीं, मैग्नीट्यूड को नहीं दर्शाता है। नेगेटिव साइन मेनली दर्शाता है कि इमेज कैसा है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो रियल है, और अगर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। तो ये पता चलता है। चलिए देखते हैं ये मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। अब देखो हमने क्या लिखा था कि मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में से, या फिर -v/u, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे दिया क्या आपको, डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ हम यहाँ पे मान लेते हैं f, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब 2f, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर f है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2f। साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर यहाँ फोकल लेंथ की बात करिए, पोल है, तो फोकल लेंथ हमको मिरर के अंदर देखने को मिलता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के अंदर होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो पोल के इस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड। तो पोल के जब लेफ्ट साइड है तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम ले लेंगे नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, u पता है हमें, v निकालना है तो v निकाल लेते हैं। तो हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। तो 1/f होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे अगर 1/f की बात करो, चलो ये 1/f ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/v और ये हो जाएगा -1/2f। क्यों, यहाँ प्लस और माइनस कैसे आ गया, ये वाला माइनस ले लिया है। ठीक है, तो u की जगह पे रख दिए 2f, तो -2f बन गया। u की जगह पे -2f रखेंगे तो हो गया। अब इस -2f को जरा इधर लेके आते हैं, तो 1/f प्लस 1/2f दिस इज इक्वल टू 1/v। नेगेटिव था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया। अब लेते हैं जरा एलसीएम, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे f है, तो क्यों ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये बन गया 2 और 1 3, तो ये 1/v कितना हो जाएगा आपका, तो 1/v हो जाएगा 2 और 1 3/2f, तो v हो गया 2f/3। तो आपके पास आ गया इमेज। अब देखो इमेज कैसा है, पॉजिटिव बना है। पॉजिटिव मतलब कैसा इमेज है, ये वर्चुअल है, क्योंकि इधर की तरफ बना हुआ, तभी जो है ये वैल्यू पॉजिटिव आया है। अब क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए v मिल गया है, u हमको पता ही है, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो m कितना हो जाएगा, तो m हो जाएगा -v की जगह पे 2f/3 और u की जगह पे -2f। तो यहाँ से क्या देंगे हम, यहाँ से 2f से 2f कट गया, माइनस माइनस पॉजिटिव 1/3, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/3। तो ये है पहला सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, अगर इमेज जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस दे दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे,
अब आंसर 2। यहाँ पे है कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर है तो इमेज बन रहा है कहीं 6 सेंटीमीटर पे, फोकल पोल से 6 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट जो है कहीं है 12 सेंटीमीटर। दोनों क्योंकि इधर की तरफ है फ्रंट ऑफ द, तो दोनों का साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। फ्रंट ऑफ द मिरर है ना, मिरर के आगे है, तो दोनों का साइन नेगेटिव लेंगे। तो u हमारा हो जाएगा -12 सेंटीमीटर और v हमारा हो गया -6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। तो इजी है, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? -v/u। तो माइनस साइन जो है वो रखना है, इस माइनस तो एक्स्ट्रा रहेगा ही, इसके अलावा जो v का साइन है वो v का साइन दीजिए और u का साइन भी रहेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 1/2 आ गया 0.5। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? नेगेटिव का 0.5। तो यहाँ पर देखो, समझना क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये दर्शाता है कि इमेज कैसा है? रियल इमेज है। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू पे बात करें तो वैल्यू कितना है? 0.5 है। तो मतलब m < 1। तो अगर 1 से छोटा है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा होगा। चलिए, तो मैग्निफिकेशन तो निकल गया। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर। कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो क्या देखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये डबल होता है फोकल लेंथ का। तो हमको चाहिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ जाएगा तो डबल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। तो फोकल लेंथ, तो u पता है, v पता है, तो फोकल लेंथ में निकल जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू रख के देखिए, 1/u में कितना हो जाएगा? 12 -12 प्लस -6, नेगेटिव ऊपर रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एलसीएम करेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 1/f हो गया 12, यहाँ पे -1 -2, तो ये हो जाएगा -3/12 1/4। तो f आ गया -4। तो -4 मतलब क्या है? f इस साइड कहीं होगा, f जो होगा इधर होगा, मिरर से आगे की तरफ। तो f4 आ गया। तो जब f4 आ गया तो c कितना हो जाएगा? 2 × 4 यू विल गेट 8 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाले क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन है 0.5, और अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हो जा रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है? फॉर कॉन्केव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है कितना? -2। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तभी आएगा तो वो नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर के आगे रहेगा, तो नेगेटिव ही आएगा। डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस, आपको v निकालना है। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज रेशियो, अच्छा यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज का रेशियो दे दिया है 1/2। ठीक है, अब देखो, अगर हमें v निकालना है और h hi दिया हुआ है तो हमको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है hi/ho। ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, इमेज नीचे रखा हुआ है, लेकिन मैग्निफिकेशन नॉर्मली इमेज ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है। ये होता है -v/u के बराबर। ठीक है, तो इतना जब दिया हो तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा। h/o दे दिया है तो ये हो जाएगा कितना? उल्टा लेंगे, hi/ho, तो 2/1। दिस इज इक्वल टू माइनस v का तो पता नहीं है, v कितना है, तो v के भी रहने दो, u कितना है? -12। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस तो कट गया, ये 12 इधर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो v हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो v जब 24 सेंटीमीटर हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इमेज बना है कॉन्केव मिरर में वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि v पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब है इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये 3 सवाल के जवाब दिए। अब ध्यान रखिए कि थोड़े और जो है आप न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रिफ्रैक्शन। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेता है। मेनली क्या देखो, लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है और इसलिए उसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो सीधे ना जाकर थोड़ा सा हमको टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे कि बात करें, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा सीधे आ रहा है लेकिन थोड़ा सा जो ये टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा जो है ये टेढ़ा हो जाता है। तो ये टेढ़ा क्यों हो रहा है?
पेन तो सीधा है, अगर पेन सीधा है लेकिन इसमें डालते ही जैसे डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये टेढ़ा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो यही है रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब भी, उधर है एयर और एयर बीच में है वाटर ग्लास, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो ये जो है अपना रास्ता बदल देता है, ये जो थोड़ा बेंड कर जाता है। इसी बेंडिंग को बोलते हैं हम लोग जो है रिफ्रैक्शन। तो जैसे कि मान लो ये है ग्लास मीडियम, ये है ग्लास का स्लैब, एक शीशा का टुकड़ा, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब, इधर है एयर, इधर है ग्लास। अब देखोगे क्या, अगर लाइट एकदम सीधे आता है, लाइट अगर एकदम सीधे आ रहा है, इन दैट केस आपको कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लाइट जो सीधे सीधे चला जाएगा, तो यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर लाइट जो है थोड़े से सर्टेन एंगल से आता है, तिरछा आता है, ऑब्लिकली, लाइट अगर थोड़ा टेढ़ा आता है, ठीक है, तो टेढ़ा आएगा। अब ये है सरफेस का जो मीडियम का सरफेस, ठीक है, तो जो ये मीडियम का सरफेस है, यहाँ से क्या कर लेंगे, एगो नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री पर, तो एक नॉर्मल बनाइए 90 डिग्री पर। जो लाइट रे आ रहा है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये है नॉर्मल। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, लाइट को चले जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट वैसे ना जाकर थोड़ा सा अपना रास्ता जो है बदल देता है, ठीक है। तो लाइट जो है मेनली उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन उसने रास्ता बदल दिया, थोड़ा सा बेंड हो गया, तो ये चीज है। अब ये जो लाइट बेंड हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये चीज है। अब फिर से जब इधर इधर एयर था, एयर से ग्लास में गया तो लाइट ने अपना रास्ता बदला, अब अगेन ग्लास में भी लाइट ट्रैवल कर रहा है। अब जब लाइट से बाहर ग्लास से जब बाहर निकलेगा तो एयर में है, तो फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, लाइट को कायदे से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाइट जो है वो सीधे ऐसे जाता है, फिर से जो है इसने अपना रास्ता बदल लिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और ये जो बाहर निकला है इसको एमर्जेंट रे कहेंगे, जो बाहर निकलता है इसको कहते हैं एमर्जेंट रे। तो ये चीज है। और एंड में क्या दोगे ना, कि जो एमर्जेंट रे होता है और जो इनिशियल रे, अगर मान लो इसे हम सीधे खींचते हैं तो ये दोनों जो है एक दूसरे से पैरेलल दी जाता है, ठीक है, दोनों जो है पैरेलल रहता है। तो ये चीज, तो इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे एक दूसरे से पैरेलल होता है। ओके, तो ये हो गया। अब जरा बात करते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन जो पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन हमने क्या देखा था कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो नॉर्मल होता है उसके बीच के जो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे था और जो नॉर्मल था उसके बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से नॉर्मल ये है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चीज है। अच्छा, क्या लगता है आपको यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होगा? अगर सपोज करो लाइट ऐसे आता और ये ऐसे होता, तो ये वाला एंगल जो है एंगल आई, ये होता एंगल आर, तो इस केस में दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते, इक्वल हो जाता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइट को कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, तो पूरा एंगल रहता तब नहीं इक्वल होता। यहाँ पे असल में क्या हुआ है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो बीच में से जा रहा है, स्ट्रेट नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है एंगल आई यहाँ हमको बड़ा दिख रहा है और एंगल आर जो यहाँ हमको छोटा दिख रहा है, तो बराबर तो नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बात करेंगे, तो मान लो ये जो जा रहा है ये एंगल आई बनाएगा, बाहर निकल रहा है तो आर बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में भी दोनों को सेम नहीं देखने को मिला, क्योंकि लाइट अगर सीधे जाता तब ना एंगल आई और एंगल आर बराबर होता। यहाँ पे लाइट या तो नॉर्मल की तरफ आ जा रहा है या तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो जब नॉर्मल से तरफ आ जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया, अगर नॉर्मल से दूर चला जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इस कारण जो है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर जो है नहीं होगा, ठीक है, ये चीज। अब देखते हैं मेनली जो है ना, लाइट कब नॉर्मल की तरफ जाता है और कब जो है वो नॉर्मल से दूर जाता है। जब भी लाइट डेंसर मीडियम से
रेयरर मीडियम में जाएगा। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो होगा क्या, तो डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा पास पास हैं। रेयरर मीडियम की बात करें तो पार्टिकल्स थोड़े दूर पे हैं। रेयर मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो है इनकी डेंसिटी अनुसार बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी की ज्यादा जिक्र होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज्यादा है, और ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कि लाइट को कितना वो बेंड कर सकता है। तो ये चीज है। तो यहाँ बात करें कि जो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम जा रहा है, कोई भारी मीडियम है और कोई जो है हल्का मीडियम है, तो अगर भारी से हल्के मीडियम में जाएगा तो क्या होगा कि मान लो पहले भारी मीडियम तो पार्टिकल बहुत पास रहते हैं, और बाहर हल्का मीडियम तो मान लो पार्टिकल बहुत दूर है, जैसे कि ग्लास से एयर में आ रहा है। तो इन दैट केस यहां पर हमको स्पीड जो है थोड़ा स्लो होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही रेयर मीडियम आता है स्पीड फिर बढ़ जाता है। तो जितना स्पीड बढ़ेगा ना वो उतना जो है दूर चला जाएगा नॉर्मल से। तो हम क्या देखेंगे कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो लाइट कहाँ भागता है, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। स्पीड बढ़ जाएगा लाइट का, जैसे ही डेंसर से एयर में जाएगा लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, और इसी स्पीड बढ़ने और घटने के चलते ना ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर लाइट के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सब एक ही स्पीड से मूव करते हैं ना, तब आपको कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि जैसे ही मीडियम में जाते हैं तो पार्टिकल जो अलग अलग स्पीड के साथ मूव करने लगते हैं, इससे लाइट जो है अपना रास्ता थोड़ा बदल लेता है, तो स्पीड में बदलाव आ जाता है, और इसी स्पीड बदलाव के चलते जो लाइट कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। तो ये चीज है। तो इसको याद कैसे रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो ड्रॉ। ड्रॉ मतलब क्या हो गया, अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका उल्टा कर दो, क्या, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो डेंसर से रेयर में जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो R to D अगर जा रहा है तो टूवर्ड्स जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे कि यहाँ पे एयर था, ग्लास है, एयर जो है वो हल्का है तो रेयरर, और ग्लास जो है डेंसर, बारी है तो डेंसर मीडियम। तो जब रेयरर से डेंसर में गया तो देखो क्या, ये नॉर्मल यहाँ था, लाइट को कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट नॉर्मल की तरफ भाग आया है तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब ग्लास से एयर में गया तो कायदे से लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ये है नॉर्मल, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट गया कहाँ है, उधर की तरफ भाग गया है। तो ये चीज है, तो इसीलिए जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से ये दूर जाएगा। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? तो जैसे हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ था। क्या, एक था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यहां पर भी क्या होगा, यहां पे जो पहला लॉ हो जाता है, यहां पर जो पहला लॉ है क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन वन प्लेन। सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में है सब। दूसरा लोग क्या कहता है, अब देखो क्या, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल आई या तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर आपको बराबर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर क्या, तो इसके लिए एक व्यक्ति है स्नेल, तो जिन्होंने जो है यहाँ पे एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। और ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। एंगल आई और एंगल आर तो चलो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इनका हम साइन एंगल लेंगे, साइन ऑफ एंगल आई, और इसी का रेशियो लेंगे एंगल आर के साथ, तो साइन ऑफ एंगल आई का रेशियो साइन ऑफ एंगल आर के साथ ये हमेशा ही एक मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा। क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो है एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वही बात, ये साइन क्या है, साइन ऑफ एंगल आई और एंगल आर, ये क्या है? देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है
तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एंगल्स हैं और साइड है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री हमको रिलेशन बताता है एंगल और साइड के बीच में, एंगल्स और साइड का क्या रिलेशन है ये हमको ट्रिग्नोमेट्री बताता है। जहां पर क्या होता है, मान लो अगर कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो चलो 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो इसके सामने जो अपोजिट लाइन होता है जो सबसे बड़ा है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, नीचे वाली लाइन इसको बेस कहेंगे और इधर जो है इसको हाइट कहेंगे, या फिर इसको परपेंडिकुलर एच एच रहेगा, इसे परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दो एंगल्स बचता है, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का रिलेशन इन तीनों साइड के साथ क्या है, इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर इसको एंगल को हम कह देते हैं थीटा, एंगल क्या है थीटा। तो अगर आपको इस एंगल का साइन निकालना है, साइन थीटा, तो कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा निकालने का तरीका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा कैसे निकालते हैं, तो cos थीटा निकालने का तरीका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा निकालते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा कितना, साइन का उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो तो h बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कितना हो जाएगा h बाई पी। और tan का उल्टा होता है cot, तो ये कितना हो जाएगा d बाई पी। तो यही मेनली जो है साइन होता है, यही ट्रिग्नोमेट्री। तो वहां पे जो है साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर आपको लेके चलना है, दोनों का रेशियो लोगे वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। और ये कांस्टेंट क्या होता है, तो ये इसी कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन की कुछ कॉमन वैल्यूज की बात करें तो जैसे कि अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, साइन अगर 0 डिग्री हो, एंगल कितना हो 0 डिग्री, तो वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। साइन अगर 30 डिग्री है, तो वैल्यू जो होता है वो 1/2 हो जाता है। साइन अगर 45 डिग्री है, तो वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। साइन अगर 60 डिग्री है, तो वैल्यू जो है √3/2 हो जाता है। और साइन अगर 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो है कुछ वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा वहाँ पे यूज करने के लिए। साइन आई, साइन आर, ये कॉमन वैल्यूज जो यूज किया जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पे एंगल आई क्या हो सकता है, 45 हो जाए, हो सकता है 30 हो जाए, तो आप क्या करोगे साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। मान लो एंगल आर कितना है 45, तो ये 1/√2। तो इस तरीके से दोनों का वैल्यू रख के कॉन्स्टेंट आप निकाल सकते हो। तो ये चीज होता है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ये चीज है। और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसमें वो कितना ज्यादा बेंड करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा बेंड करेगा, अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो कम बेंड करेगा। जैसे कि बात करें ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये लगभग जो है 1.5 होता है। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल करता है तो ये 1.5 टाइम्स ज्यादा बेंड करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें जैसे पानी का होता है 1.33, तो इन दैट केस क्या मतलब हुआ, अगर लाइट एयर टू वाटर में जा रहा है तो उसमें एयर के मुकाबले 1.33 टाइम्स जो है वो ज्यादा बेंड करेगा। डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 के करीब, तो मतलब एयर के मुकाबले वो 2.42 टाइम्स ज्यादा जो है वो बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो कितना बेंड करेगा। तो ये चीज है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने का तरीका होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाल रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तरीका क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ? वैक्यूम में, और साथ ही साथ जो है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ? मीडियम में। तो ये चीज़ है। अच्छा, वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देगा? अच्छा, यहाँ पे क्या दर्शाता है? यहाँ पे इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, इसको हम ऐसे पर्टिकुलर लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? जो पहले लिखते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर के मुकाबले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे सपोज करो अगर हम बात करें, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो जिसका निकालते हैं उसका स्पीड नीचे रखते हैं, तो ये हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पीड के साथ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जोड़ रहे हैं। अब हमें पता है कि जो स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी वेव जो है एक सेकेंड में कितनी बार कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, एक सेकेंड में जो है कितना बार जो है पूरा जो है ये अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसके फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन इसका वेवलेंथ बदलता है। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ बदलता है। तो यहाँ पे हम स्पीड के रूप में लिख रहे हैं, इसको चाहेंगे तो हम वेवलेंथ के रूप में भी लिख सकते हैं। रिलेशन क्या होता है? जैसे वो भी स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है ये होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला होता है जो वेव के रूप में यूज किया जाता है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो स्पीड और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी चीज को आप एक और चीज क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम ये भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको पढ़ते हैं लैम्डा। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर हम स्पीड के साथ भी रिलेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ जो है वेवलेंथ के साथ भी रिलेशन आता है। तो यानी कि जो भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है उसके फ्रीक्वेंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है उसके स्पीड पे प्रभाव पड़ता है, उसके वेवलेंथ पे प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो लिखने का तरीका क्या होता है, पहले जिसका निकाल है उसका लिखेंगे और बाद में विद रिस्पेक्ट टू जो भी है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास दे देता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो ग्लास का एयर के साथ क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वाटर और इसका क्या हो गया, तेज। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा, सोचो इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कट जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कट जाएगा, तो एयर और एयर गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और यहाँ बच जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ से देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कट गया, तो ये बन गया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे तो एयर के चलते अनुसार चल रहा था, अगर मान लो आपको ग्लास का निकालना है वाटर के अनुसार, तो जस्ट आपस में इसको डिवाइड कर दोगे, आपको मिल जाएगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर आपको निकालना होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या करते, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ कॉमन चीज़ों की बात करें तो जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1 होता है। इसी तरीके से जो है अगर बात की जाए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अगर वाटर की बात करें तो वाटर का लगभग 1.33 होता है। अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये लगभग 2.42 होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दर्शाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दर्शाता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितना बेंड कर रहा है, तो यही बताता है डिग्री ऑफ जो बेंडिंग है कितना हो रहा है, ये हमें दर्शाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आज के लिए अपने वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इन सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में लेंस के बारे में, उसके इमेज फॉर्मेशन और पावर ऑफ द लेंस, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।